हाय गाइस, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमैन। तो दोस्तों, आप लोगों के रिस्पांस को कमेंट सेक्शन में देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आज इलेक्ट्रिसिटी पे ही अपनी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में जो अब अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। ओम्स लॉ समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो इसके अंदर ही आता है उसे भी समझ ले। उसका नाम है करंट इन ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इस चीज को हम लोग पहले समझ ले। इस चीज को समझ लेंगे तो ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ा और ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो देखिए, करंट इन ए कंडक्टर कहने का मतलब तो आपको पता चल गया कि एक कंडक्टर में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। तो करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा, तो चार्ज चाहिए होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। और ये जो चार्ज का फ्लो है, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम लोगों को कुछ वर्क डन करना होता है और इसी चीज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम लोगों को एक और बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी जरूरत पड़ेगा। यानी ये चार्ज यहाँ था ए पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता था। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, जिसको वी से डिनोट करते हैं। यानी हम लोगों को करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तभी हम लोग चार्ज को फ्लो करा पाएंगे एक कंडक्टर के अंदर, और चार्ज फ्लो होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा। तो आइए इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें, वो क्या कहता है। ये जो चीज मैंने यहां पे अभी ड्रॉ किया है, ये कुछ नहीं, ये एक बैटरी है। ये एक बैटरी का सिंबल है। बैटरी तो हम लोग सबने देखा है जो अपने घर पे, वो कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है। एक साइड ऐसा पॉइंटेड रहता है और एक साइड पूरा फ्लैट रहता है। जो पॉइंटेड साइड रहता है उसको उस पर पॉजिटिव साइन बना रहता है, और जो फ्लैट साइन रहता है उस पर निगेटिव साइन बना रहता है। ये एक नॉर्मल बैटरी है जो हम लोगों के घर पे आसानी से दिख सकता है हम लोगों को। और ये जो बैटरी है ये हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। इसी बैटरी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बैटरी हम लोग के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा, यानी हम लोग के लिए एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। वो कैसे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को चाहिए, तो इससे एक एंड, इसके पॉजिटिव वायर जो है, पॉजिटिव एंड से हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे और एक वायर का एंड हम लोग निगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इसका दोनों एंड को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अभी क्या है, इस बैटरी का अपना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी V। ठीक है, और इस कंडक्टर में कनेक्ट करने के बाद हम लोग ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एंड इसमें हायर पोटेंशियल है और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल है। वो कैसे, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, यानी पॉजिटिव पार्ट है, उसको हम लोग हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है वो हायर पोटेंशियल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अभी जो है चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है इस कंडक्टर के अंदर। चार्ज जो है इस कंडक्टर के अंदर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग जानते हैं मूवमेंट क्या होता है, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्या है, ये, लोअर पोटेंशियल क्या है, ये। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होगा।
लेकिन हम लोगों का जो मेन करंट है वो हम लोग जानते हैं, उसको कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट इस साइड में है, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, दैट मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगा, यानी हम लोग का जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये होगा करंट का डायरेक्शन। तो ये हम लोगों को कैसे मिला, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कंडक्टर को, यानी हम लोगों को V जो है ये क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए एक बैटरी के फॉर्म में, तो हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो हम लोगों को पता चला कि कंडक्टर में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर एक रहस्य हम लोगों के सामने आ गया, वो ये कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, 5 वोल्ट। तो इससे जो करंट हम लोगों को मिलेगा इस कंडक्टर में, वो उसका वैल्यू, यानी ये जो कन्वेंशनल करंट आई आया, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग कैसे पता करें। तो ये आई का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग कैसे पता करें, ये हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों को ओम्स लॉ के थ्रू मिला, यानी ये करंट का वैल्यू हम लोग कैसे पता करें जब हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, यानी वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों को पता हो लेकिन करंट हम लोगों को पता करना हो कितना हो, तो ये चीज हम लोगों को ओम्स लॉ के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब ओम्स लॉ को, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट पे जाने से पहले ओम्स लॉ को हम लोग अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो करंट जो हम लोगों को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने पे मिला, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन कब, अंडर कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, यानी कुछ चीजों जब कांस्टेंट रहे तब, जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल, उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जब कांस्टेंट रहे तब वो जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है। ये आसान शब्दों में था, अब वही चीज स्टेटमेंट पे बोर्ड में लिखा हुआ है। और ओम्स लॉ जो है वो जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, यानी नाम देख लीजिए, जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करके आखिरकार वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला रिजल्ट यहाँ पे आया। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, अंडर कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर दैट इज लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल, ये चारों चीज जब कांस्टेंट रहेगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। ये चीज स्टेटमेंट में लिखा हुआ था जो मैंने समझाया। अभी भी अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बड़ा बात नहीं, ये हम लोग अभी देख लेंगे। इस स्टेटमेंट से हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, वो ये है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये पूरा स्टेटमेंट यही कह रहा है, बस स्टेटमेंट इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों के नोट्स में ये रहे और एग्जाम में जब ओम्स लॉ को पूछे तो ये पूरा आप लोग डिफाइन करें। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वो यही कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। यही वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब इसको हम लोग हटाएंगे, यानी तब एक कांस्टेंट आ जाएगा R, तब एक कांस्टेंट आ जाएगा R, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए
जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, हम लोग के पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है जिसको आर कहते हैं, और इसी चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहां से रेजिस्टेंस का डिस्कशन स्टार्ट होता है। रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो हम लोगों के पास यहाँ ध्यान से देखने पे एक फॉर्मूला आ गया होगा जिसका नाम है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर जो फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर। यही ओम्स लॉ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और अभी जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले देखा वो करंट इन अ कंडक्टर, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, यानी 5 वोल्ट का जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो हम लोगों को करंट नहीं पता था कितना होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पता लगा सकते हैं आसानी से। तो ओम्स लॉ ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को टूल दिया जिससे हम लोग करंट का वैल्यू पता लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी रहेगा हम लोगों को करंट पता चल जाएगा लेकिन पता नहीं रहेगा कि हम लोगों ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उस केस में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जो R है ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। अभी रेजिस्टेंस पे हम लोग आगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में आने ही वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं की वाला बात नहीं है, अभी इस पे बहुत सारा डिस्कशन होगा। ओम्स लॉ के ही अंदर जो अगला टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी इस ओम्स लॉ को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आया, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जो होता है उस पे वोल्टेज को ले लेंगे और वाई एक्सिस जो होता है उस पे करंट को ले लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग आसानी से समझ रहे हैं, ग्राफ हम लोग सबने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जब इस चीज को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले, यानी वोल्टेज को एक्स एक्सिस में ले और करंट को वाई एक्सिस में ले, तो हम लोग यहाँ पे इसको आसानी से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वोल्टेज आपका एक्स एक्सिस पे है, इसको V से डिनोट कर रहे हैं, करंट आपका Y एक्सिस में है, इसको I से डिनोट कर रहे हैं। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन में हम लोग V और I का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी जो ओरिजिन से पास करते हुए सीधा निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा हम लोगों को कर्व मिलेगा जब हम लोग V इज इक्वल टू आई आर को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में। इस ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहते हैं। कैसे ग्राफ कहते हैं? लीनियर ग्राफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी जीरो को कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस या मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब V इज इक्वल टू आई आर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो इस तरह का ग्राफ हम लोगों को देगा, ठीक है। लॉ में ही एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर। यानी कंडक्टर्स के दो टाइप है ओम्स लॉ के अंदर, वो है ओहमिक और नॉन ओहमिक। तो क्या होता है ओहमिक और नॉन ओहमिक, ये देखिए। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी V इज इक्वल टू आई आर, ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं। और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये मटेरियल्स which follows or obeys Ohm's law। यानी इस तरह के मटेरियल क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी materials which do not obeys Ohm's law is called non-ohmic conductor और materials which obeys Ohm's law is called ohmic conductor।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये पता है हम लोगों को, जिसमें कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी हो और इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं करता है, यानी इंटरमीडिएट है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी जो सेमीकंडक्टर से बने रहते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, तो ये सारे इसके नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। और ओहमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल में आपके मेटल्स आ जाते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा डिस्कशन था ओम्स लॉ के अंदर ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में। ठीक है, हाँ एक चीज और, ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं वो जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ देंगे, यानी ये आपको लीनियर ग्राफ देंगे, लेकिन ये जो है ये आपको लीनियर ग्राफ नहीं देंगे, नॉन लीनियर देंगे, कुछ कर्व देंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था कि लीनियर ग्राफ क्या होता है, वो तभी होगा जब जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पे फॉलो हो रहा था इसलिए लीनियर ग्राफ मिला, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था इसलिए लीनियर ग्राफ नहीं मिला। तो दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रेजिस्टेंस हम लोगों को कहाँ से मिला था, ये आप लोगों को पता है, वो ओम्स लॉ से मिला था। तो आइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को पहले अपने तरीके से समझे, एक फनी एग्जांपल लेके। तो देखिए, तो दोस्तों एक बच्चा था, उसका नाम था पपलू, और एक और लड़का था, उसका नाम था ढोलू। पपलू जो है वो चलना स्टार्ट किया और उसके सामने जो रोड था, यानी जो उसके सामने रास्ता था, वो कुछ ऐसा था। और ढोलू जो चलना स्टार्ट किया, उसके सामने जो रास्ता था वो कुछ ऐसा था। तो दोनों के पास अलग अलग रास्ता है चलने के लिए। तो पपलू जब चलना स्टार्ट किया, ये बेचारा पपलू जब चलना स्टार्ट किया, तो इसके सामने ऐसा रास्ता था, तो इसे चलने में बहुत सारी रुकावट हुई, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये इसे जो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा होगा वो बहुत ज्यादा लगा होगा और दिक्कत भी बहुत हुआ होगा। और ढोलू को यहाँ से यहाँ आने में यानी एकदम सीधा रोड मिला, बहुत अच्छा रोड मिला, तो ये आसानी से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के आ गया बहुत जल्दी, यानी टाइम भी इसको बहुत कम लगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि अगर चार्ज भी है, यानी एक चार्ज क्यू है, तो उसको अगर अच्छा यानी सीधा सा रास्ता मिले, सीधा सपेटा रास्ता मिले, तो वो आसानी से चल सकता है। लेकिन इस तरह का जिगजैग पाथ मिले तो उसे चलने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज को चलने में दिक्कत हुआ होगा, तो चलने में दिक्कत हुआ होगा यानी इसे फ्लो करने में दिक्कत हुआ होगा। और अगर फ्लो करने में दिक्कत हुआ होगा तो करंट का भी वैल्यू कम आएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पे क्यू चार्ज को जब ये चलना स्टार्ट किया तो आसानी से फ्लो हुआ, टाइम भी कम लगा, यानी रेट जो है चार्ज का वो ज्यादा है, तो करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, यानी करंट को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या कहता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी ये रुकावट जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में ला रहे हैं, इसी चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज स्टेटमेंट में लिखा है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, यानी कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट रास्ते में डालता है किसके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही चीज हम लोगों ने एक फनी एग्जांपल लेके समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ चुका होगा। और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, और सिंबल में इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखने वाला बात है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब उस फैक्टर्स को जाने जिसपे रेजिस्टेंस के वैल्यू डिपेंड करते हैं, यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको
घटाने या बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो ये है, यानी जो मटेरियल हम लोग रेजिस्टेंस को बनाने में यूज कर रहे हो वो मटेरियल कैसा है, इस पे जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल सा बात था। दूसरा जो है वो समझने वाला बात है, वो है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है ये लेंथ के, यानी वो रेजिस्टेंस का जो लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मान ले अगर लेंथ रेजिस्टेंस का एल है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग यूज करते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा, वो इस तरह से करते हैं आर। ये एक याद रखने वाला बात है, इसको साइड में करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लेंथ जो है इस रेजिस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जितना कम लेंथ होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, यानी दो सेम मटेरियल से दो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी पहला रेजिस्टेंस जो R1 है उसका लेंथ मान लीजिए L1 है। ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, उसका लेंथ L2 है, और दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है दोनों रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा सिनारियो बनेगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मटेरियल, R2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड मटेरियल, L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, और L2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। तो ये एक्सप्रेशन आता है, यहाँ पर भी आप देख के बता सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। तो आइए थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं जिसपे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, और वो है लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या कहता है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। यानी मान लीजिए रेजिस्टेंस का वैल्यू R है एक मटेरियल का, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, यानी मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, स्मॉल a। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ इस एरिया का। यानी जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस का उतना कम रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो फैक्टर बताता है रेजिस्टेंस का किस पे डिपेंड कर रहा है। तो सेम हम लोग फिर एक एग्जांपल लेते हैं, दो अलग अलग रेजिस्टेंस लेकिन सेम मटेरियल से बने हुए हो। यानी पहला रेजिस्टेंस हो R1 और वो उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हो, दूसरा रेजिस्टेंस हो R2, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो। ठीक है, तो इस बार भी हम दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, A2 बाय A1। इस बार देखिएगा थोड़ा अपोजिट हो गया है। पहले उस केस में जब लेंथ पे डिपेंड करता था L1 बाय L2 था, यहाँ पे A2 बाय A1 हो गया जब R1 बाय R2 का रेशियो निकाले। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में। ठीक है, सेकेंड नंबर फैक्टर और थर्ड नंबर फैक्टर को कंबाइन करके हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, यानी लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को मिला के एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता था दोस्तों, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे यानी साथ में लिखेंगे तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस वो किससे डिपेंड कर रहा है, L बाय A से, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, R इक्वल टू
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको हम लोग रो कहेंगे, और L/A तो है ही। तो हम लोगों के पास एक फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया R इज इक्वल टू रो L/A। यहां पे रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी है। अब एक नया टर्म आ गया हम लोगों के पास, रेजिस्टिविटी, इस एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन को जरूर नोट करके रख ले, इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी को हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। तो आइए रेजिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल में देखें। तो हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन निकाला था वो कुछ ऐसा था, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पे रो क्या था, रेजिस्टिविटी, L था लेंथ ऑफ जो मटेरियल है आपका रेजिस्टेंस, और ए क्या है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो रो है इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और इसी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन पे आते हैं, इसी एक्सप्रेशन को लेके। तो जो हम लोग रो को इधर रहने दें और सबको एक साइड ले जाए तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगा। ये हम लोगों के पास रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। ए क्या एरिया, L क्या है लेंथ, और R क्या है रेजिस्टेंस। ये हम लोगों के पास रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसके SI यूनिट पे आए तो वो कुछ ऐसा होगा। सबके SI यूनिट को पहले पुट कर देते हैं इसके SI यूनिट को निकालने के लिए। R का SI यूनिट क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, ओम, ठीक है। एरिया का SI यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस मीटर स्क्वायर में एक मीटर चला जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो एक मीटर स्क्वायर, एक मीटर तब भी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो फाइनल जो SI यूनिट आपका रेजिस्टिविटी का आएगा वो ये होगा, ओम मीटर। और इसी को हम लोग सिंबल में कुछ ऐसा लिखेंगे, ओम मीटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका SI यूनिट रेजिस्टिविटी का। अभी इस एक्सप्रेशन में मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है रेजिस्टेंस का वो यूनिटी हो जाए, यानी 1 हो जाए, और लेंथ भी जो है वो भी 1 हो जाए। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, रो इज इक्वल टू R इंटू 1/1, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू R, है ना। तो यहां से हम लोग रेजिस्टिविटी का एक डिफिनेशन निकालते हैं, तो एक रो इज इक्वल टू R एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, यानी रेजिस्टिविटी तब रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले एरिया और लेंथ जो है यूनिटी हो, इसका रेजिस्टेंस R वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरीज या डाउट रहता है इस लेक्चर को लेके, या कोई सजेशंस भी देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताएं। और हाँ, इस सारे जो फॉर्मूलाज है और कॉन्सेप्ट है इस पे हम लोग अलग एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की अभी बात नहीं है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बना रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी जस्ट 1-2 लेक्चर के बाद ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट इसका थ्योरी कंप्लीट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद।